नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इग्नू फेयर पे। मैं केएस मिश्रा। ध्यान दीजिएगा, भारत की जो परमानेंट सीट की दावेदारी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको एक बड़ा बिग बूस्ट मिला है। बहुत सारे बड़े प्लेयर्स, ग्लोबल प्लेयर्स ने भारत की इस दावेदारी का समर्थन किया है। अभी आप सभी जानते हैं कि हाल ही में 79th सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का था और उसमें ये समर्थन भारत को प्राप्त हुआ है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो ये यूएनएससी में भारत को जो समर्थन प्राप्त हुआ है, इसके क्या मायने हैं, भारत अभी परमानेंट दावेदारी से कितनी दूर है, उसमें रोड़ा क्या है, और साथ ही टाइम फॉर यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म, क्या यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म का ये सही समय है, इन सभी पे हम बात करेंगे। ये क्लास आपके लिए मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे आपको सारे अपडेट्स इसके मिल सकें। देखिए, यूएनएससी में सिर्फ यूएसए ही नहीं, यूएसए ने तो भारत का समर्थन किया भी है, पहले भी किया है, और इस बार फ्रांस और यूके के अलावा भूटान ने और इजराइल ने भी भारत का समर्थन किया है। यहां तक कि अगर मैं बात करता हूं यूएनएससी के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, कमेंट में बताइए 5 परमानेंट मेंबर का नाम आप ही बताइए। तो 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उसमें से 4 ने भारत की दावेदारी का पूरा समर्थन किया है और 4 देश चाहते हैं कि भारत वहां पे परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल हो, लेकिन एक ही उसमें रोड़ा है, और आप जानते हैं दैट्स नन अदर देन चाइना। और इसके अलावा बाकी सभी जो है भारत को चाहते हैं, यहाँ उसकी दावेदारी के सभी ने समर्थन किया है। देखो, इंडिया कॉल फॉर परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज फाउंड अ बिग सपोर्ट। यूएसए, फ्रांस ने तो सपोर्ट ही किया है नई दिल्ली के डिसीजन को। इसके अलावा अगर मैं यूके की बात करूं तो यूके ने कहा कि हाँ जो है हम भारत को क्या करना चाह रहे हैं, एक परमानेंट सीट में यूएनएससी में एक परमानेंट मेंबर के रूप में देखना चाह रहे हैं। ऐसा यूके के द्वारा, यूके के जो प्रधानमंत्री केयर स्टारमर हैं, उन्होंने इसकी दावेदारी की पुष्टि की। तो जहां तक फ्रांस और यूएस की बात है, यूके ने भी भारत के सपोर्ट में जो है वहां पे ज्वाइन कर लिया है, भारत का बढ़िया सपोर्ट किया है। कैसे किया है, देखो एक चीज बताना चाहेंगे, जो इनका स्टेटमेंट है उसको ध्यान से आप समझिएगा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, सिर्फ इंडिया को नहीं बोला, इन्होंने कहा वी वांट टू सी परमानेंट अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन ऑन काउंसिल, मतलब काउंसिल में हम परमानेंट अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन भी देखना चाह रहे हैं, और साथ ही ब्राजील, इंडिया, जापान और जर्मनी को एज अ परमानेंट मेंबर देखना चाह रहे हैं। मतलब इन्होंने सिर्फ इंडिया को नहीं बोला, इंडिया का समर्थन तो किया ही, साथ ही ब्राजील और जर्मनी का भी समर्थन किया, और कहा कि हाँ इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, इसमें और ज्यादा सीट्स अलॉट होनी चाहिए। तो अब देखिए, जो वहां के परमानेंट मेंबर हैं वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं और वो भी खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो वहां की वीटो पावर है, अभी डिस्कस करेंगे उस पर, वो सबसे खतरनाक है, जिसकी वजह से उसमें रिफॉर्म नहीं हो पा रहा। तो यहां तक कि मैं अगर बात करूं तो भूटान और पुर्तगाल ने भी इंडिया का समर्थन किया है यूनाइटेड नेशन में जो है ये सीट के लिए, भारत की सीट के लिए। मतलब भूटान और पुर्तगाल भी सामने आए। भूटान ने कुछ कहा, आप बहुत ध्यान से समझिए भूटान ने क्या कहा। भूटान ने क्या कहा कि इंडिया और पुर्तगाल ने भी इस पे सपोर्ट जाहिर किया, लेकिन भूटान ने भी इसका जो है समर्थन किया, फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा, और साथ ही यूनाइटेड स्टेट, यूके, चाइना और फ्रांस और रशिया। देखिए इसके जो परमानेंट मेंबर हैं, इसमें से आप देखिए यूनाइटेड नेशन ने भी समर्थन किया, यूके ने भी किया, और साथ में फ्रांस ने और रशिया ने भी इसका भारत का समर्थन किया दावेदारी का। सिर्फ अगर रोड़ा कोई है तो ये है, ठीक है, देख रहे हैं, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, अटके हुए हैं, यही इसका रोड़ा है। बाकी जो है और कोई इसमें रोड़ा बच नहीं रहा है। अगर इनकी भी सहमति मिल जाए तो। लेकिन सबसे बड़ा समर्थन जानते हो, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने किया, जबकि आप जानते हैं कि भारत ने गाजा वार पे जो है कई बार इजराइल के खिलाफ भी गया है, और इवन मतलब वहां पर जो भी मौतें हुई हैं उनको लेकर भारत ने आलोचना भी की है। लेकिन इजराइल और रशिया दो ऐसे देश हैं जो मतलब भारत का साथ जल्दी छोड़ते नहीं है, और भारत को भी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 2 मैप दिखाए, मैं भी दिखाऊंगा आपको। 2 मैप दिखा के इन्होंने जो ईरान है, ईरान, सीरिया और इराक को कहा कि ये कर्ज है दुनिया के लिए अभिशाप है। लेकिन भारत, सऊदी अरब और इनको क्या बताया कि ये दुनिया के लिए क्या है, वरदान है। यमन को भी उसने अभिशाप बताया, क्योंकि अभी हाल ही में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, यमन में उसने क्या किया, जो हूती विद्रोही हैं उनका पूरा का पूरा पोर्ट नष्ट कर दिया है। तो आप देखिए, एक बार सोच के देखिए, इजराइल जो मतलब कभी एक फ्रंट पे लड़ रहा था, आज की डेट पे वो 4-5 फ्रंट पे लड़ने के लिए तैयार है, यमन में भी, ईरान में भी, और साथ ही उधर आप देख रहे हैं कि लेबनान और गाजा वाले एरिया में कई फ्रंट पर वो एक साथ युद्ध लड़ रहा है और फिर भी कमजोर नहीं पड़ रहा है। यह है इजराइल की क्षमता। तो इजराइल ने, नेतन्याहू ने जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और अभी यहाँ आज की न्यूज बताऊं, आज की न्यूज क्या आई है, इसी सब चीजों को, क्योंकि रिफॉर्म यहाँ हो नहीं रहा है, तो परमानेंट मेंबर अपना जो है तबका बना के बैठे हुए हैं, और ऐसे में जो है इस जो काफी देश नाराज भी चल रहे हैं। और अभी आज ही की न्यूज थी
कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने क्या किया है कि जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी हैं उनको जो है बैन कर दिया है, उनको मतलब प्रतिबंधित कर दिया है। मतलब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। तो आप सोचिए कि यूनाइटेड नेशन का जो महत्व है वो कितना कम होता जा रहा है। तो इसलिए ये सही समय है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में अभी हम बात करेंगे। देखो इन्होंने एक मैप दिखाया और इस मैप के माध्यम से इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो बेसिकली सीरिया है, इराक है और ईरान है, ये क्या है, ये अभिशाप हैं, दी कर्स फॉर द वर्ल्ड। और ब्लेसिंग भी इन्होंने दिखाया, और ब्लेसिंग में इन्होंने किसको दिखाया, ब्लेसिंग में देखिए इन्होंने दो मैप दिखाए हैं। आप देखिए दो मैप, पहले मैप में आप देखिए इसमें दिखाया गया है कि यहाँ जो है ये देश ब्लेसिंग है, ठीक है। इनमें से अभी मैं बात कर रहा हूँ भारत के लिए, और साथ में ये देश इन्होंने क्या दिखाया है कि ये देश क्या है, ये है दुनिया के लिए अभिशाप है, और ये देश अगर दुनिया पे रहते हैं तो क्या होगा। देखो इन्होंने सऊदी अरबिया के साथ साथ इधर देखिए भारत को भी दिखाया कि भारत क्या है, दुनिया के लिए वरदान है। लेकिन इन्होंने जानते हो, इन्होंने भारत की दावेदारी का बिना किसी और देश का नाम लेते हुए जो है बहुत खुलकर समर्थन किया है, बहुत खुलकर समर्थन किया है। इन्होंने पहली चीज क्या कहा मैप दिखाते हुए कि इंडिया एज अ ब्लेसिंग एंड ईरान एज अ कर्स। और इन्होंने बताया कि हाँ जो है देखिए, ऐसा मत समझिए कि ईरान के लोग ऐसा मत समझे कि हम इजराइल के हाथ जो है ईरान तक नहीं पहुंच रहे हैं। ईरान के हर जगह पर इजराइल के हाथ पहुंच सकते हैं और इसी वजह से सुधर जाएं, और अदरवाइज जो है उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक, देखो इन्होंने कहा क्या, इसको जरा एक बार ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा कि ईरान, इराक, सीरिया और साथ में यमन को भी इन्होंने कहा ये कर्ज हैं। और जबकि इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरबिया और इंडिया को इन्होंने क्या कहा, ग्रीन से दिखाया और कहा कि ये दुनिया के लिए वरदान है। क्योंकि देखिए अरब देशों के साथ भी भारत के और इजराइल के संबंध काफी सुधरे हैं, और इजराइल ने इजिप्ट से, सूडान से, सऊदी अरबिया, इन सभी से भी अपने संबंधों को बहुत अच्छे से सुधारा है। और साथ ही इन्होंने कहा कि आई हैव अ मैसेज फॉर तेहरान, तेहरान के लिए मतलब ईरान के लिए साफ साफ मैसेज दिए हैं यानी इफ यू स्ट्राइक अस वी विल स्ट्राइक यू। नेतन्याहू ने कहा देयर इज नो प्लेस इन ईरान दैट द आर्म ऑफ द इजराइल कांट रीच। मतलब ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हमारे हाथ नहीं पहुंच सकते। और साथ ही यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट सीट की दावेदारी की इन्होंने, और किस तरह से किया, क्या कुछ कहा। इन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी है अर्थ पर अगर देखा जाए, और साथ ही कल्चर अगर देखा जाए तो भारत कल्चर के रूप में भी देखें तो सबसे बड़ा कल्चर भारत के सामने आता है। इन्होंने कहा फॉर अस इंडिया इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ कल्चर, देन इट इज फॉर अस अ ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी। और साथ ही इन्होंने बताया कि यहाँ जो जिसने भारत ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी की है, और साथ ही ओवरकमिंग पॉवर्टी विदाउट बिकमिंग पुअर इन फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के साथ समझौता किए हुए, बिना किए हुए उसने जो है पावर्टी से निजात पाई है, पावर्टी से जो है पावर्टी को बहुत कम किया है। और साथ ही बताया आई विश दैट इंडिया वुड बिकम अ परमानेंट मेंबर इन यूएससी। इन्होंने कोई ब्राजील या जर्मनी किसी का नाम लिए बिना साफ साफ कहा कि यहाँ क्या करना है, एकदम सब समर्थन किया कि हम भारत को परमानेंट मेंबर के तौर पे वहां देखना चाहते हैं। और इस तरह से अगर देखेंगे आप तो, और भूटान नरेश ने भी इसका समर्थन किया। भूटान नरेश ने तो साफ साफ कहा कि भारत जो है जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भारत पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भी है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के तौर पे रहे। देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो इसका गठन जो है 1945 में हुआ था। उद्देश्य इसका क्या था कि यहाँ जो दोबारा से भारत मतलब दुनिया को विश्व युद्ध जैसी चीजें ना देखनी पड़े, साथ ही पूरे विश्व में शांति कायम हो सके। बाद में धीरे धीरे अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के बहुत सारी बॉडी हैं, यहाँ तक जैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूएन वाटर की बात कर लें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर लें, बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें सुधार किया आवश्यक था। क्योंकि आप बात समझने की कोशिश कीजिए, जो शुरुआत में सिर्फ 5 मेंबर हो गए थे, ठीक है, वो 5 मेंबर जैसे यूएसए है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है, यूके है, तो अब ये 5 मेंबर ने वहां पर अपनी दावेदारी ठोक रखी है। अब उसमें रिफॉर्म नहीं होने देते हैं। सपोज दैट ऐसे जैसे समझिए यूएसए ने मान लेते हैं कि किसी देश पर आक्रमण किया, अब उस आक्रमण को रोकने के लिए यूएनएससी में एक प्रस्ताव लाया जाता है, सभी देश मिलकर लाते हैं, फिर चाहे उसके 193 पूरे सदस्य देश लेकर आए। अब वो लेकर जब आते हैं प्रस्ताव, तो सारा प्रस्ताव पास हो जाता है, लेकिन अगर फाइनल में यूएसए वीटो कर देता है तो प्रस्ताव रद्द है, यूएसए के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
भाई जब यूएसए परमानेंट मेंबर है, उसके पास वीटो पावर है और उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो क्यों नहीं करेगा बताइए। अब इसी तरह से क्या हो रहा है, जब भारत की दावेदारी के लिए कोई प्रस्ताव आता है तो वहां पर चाइना उसमें वीटो कर देता है, भले ही सभी देश सहमत हों, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बस वो वीटो पावर जो है वो क्या होती है, वो उनकी इतनी जबरदस्त है कि सब रद्द। अब जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ था, जैसे रसिया ने आक्रमण किया अब यूक्रेन पर। अब वहां पर जैसे ही रसिया के विरोध में कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो रसिया उसको वीटो कर देता है, वो प्रस्ताव पास ही नहीं हो पाता है। तो ये सब ऐसे आप समझिए कि पूरी दुनिया में कुल मिला के ये है कि वो 5 मेंबर ही राज करेंगे, पूरी दुनिया पर 5 मेंबर राज करेंगे। वो वही चाहेंगे, दुनिया में वही होगा, यूएनएससी केवल वही करेगा जो 5 मेंबर चाहेंगे। बाकी कौन सा देश क्या चाहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरी दुनिया क्या चाहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए समय आ गया है कि उसमें सुधार होना चाहिए। अगर सुधार नहीं होगा तो ऐसे ही इसका महत्व कम हो जाएगा, जैसे आज इजराइल के द्वारा निर्णय लिया गया, उसी तरह से जो है इसका महत्व धीरे धीरे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी संस्था है और पूरी दुनिया में काम कर रही है। इवन जो यूनाइटेड नेशन शांति सेना है, उसमें हर देश का जो सदस्य देश है उसके जो है, जैसे भारत की तरफ से भी आपने सुना होगा कि यहाँ जो है जो शांति सेना वहां तैनात थी, तो हम जो हिजबुल्ला द्वारा अटैक किया गया, अटैक में एक सिपाही घायल हो गया था, तो भारत ने उसको रेस्क्यू करके उसके बाद में यहाँ से जो है भारत लेकर आए हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर जगह पे जो हर देश की जो यूनाइटेड नेशन की खुद अपनी सेना है जो शांति स्थापित करने की कोशिश करती है। लेकिन आज के समय में जब यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स जो हैं वही पूरी दुनिया में युद्ध मचा रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता, युद्ध रुक नहीं सकता, तो वही चाहेंगे जो चाहेंगे वही होगा। तो ऐसे में लगता है कि अगर दुनिया को सही रास्ते पे ले जाना है, सही ट्रैक पे ले जाना है, तो इसमें सुधार की अति आवश्यकता है। और अगर इसमें सुधार नहीं होगा तो निसंदेह अपना महत्व खो देगा। आपसे एक बार अगर इससे में या मतलब सपोज दैट मीन्स में ऐसा कोई सवाल पूछ लिया जाए, ठीक है, कि यूनाइटेड नेशन के महत्व पर चर्चा कीजिए, तो आप बिल्कुल उसमें ये सारी चीजों का जिक्र कर सकते हैं और भी चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।